नमस्कार। मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र 2840 डी इग्नू सेंटर से। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों और भाषा वैज्ञानिकों के काव्य सौंदर्य के विषय में पढ़ेंगे कि काव्य लक्षण उन्होंने किस प्रकार से काव्य को परिभाषित किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभ हम प्लेटो से करते हैं, जो 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक के समय का इनका था। आचार्य प्लेटो ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया है, किंतु कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने काव्य की कोई परिभाषा की। हाँ, उन्होंने काव्य पर विचार किया और उन्होंने यह माना कि काव्य जो है वो प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह सत्य से दूर हो जाता है। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। उन्होंने भी अपने गुरु के इन तर्कों का बहुत खंडन किया और उन्होंने अपने काव्य लक्षण के विषय में कहा कि काव्य एक कला है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकर्ता होता है। इनकी एक पुस्तक है अरस्तु का काव्य शास्त्र, उसी में उन्होंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की है। महाकाव्य त्रासदी, कामदी और रौद्र स्रोत तथा वंशी वीणा संगीत के अधिकांश भेद अपने सामान्य रूप में अनुकरण के ही प्रकार हैं। कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो इस तरह के सभी साधनों का उपयोग करती हैं, जिसमें लय है, राग है, छंद है। रौद्र स्रोत, स्तोत्र, राग प्रधान काव्य, त्रासदी और कामदी इन्हीं के अंतर्गत आती है। अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण का मतलब नकल नहीं है, बल्कि पुनर्सृजन है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, यह बात सच है, और अनुकरण सर्जनात्मक प्रेरणा का पर्याय होता है। अतः कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो कहा, काव्य लक्षण इस तरह से हो जाता है कि काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। डॉक्टर नगेंद्र अनुकरण तथा प्रकृति इन दोनों विषयों के विषय में कहते हैं कि काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, चाहे वह गद्य हो चाहे वह पद्य हो। आधुनिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना के द्वारा जीवन का पुनः सृजन है। लॉन्जाइनस थे, जो यूनानी काव्यशास्त्र में अरस्तु के बाद आते हैं। उनकी कृति है पोरीइप्सुस। उन्होंने इस पुस्तक में काव्य के उदात्त तत्व उस पर अपनी विवेचना की है और वे भी काव्य और प्रकृति के अंतः संबंधों पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि काव्य का प्राण तत्व है उदात्त तत्व। इन्होंने काव्य लक्षण के बहुत सारे सूत्र दिए हैं, जैसे औदात्य अभिव्यंजना के वैशिष्ट और उत्कर्ष का नाम है और यही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके अवलंब से महानतम कवियों और लेखकों ने गौरव लाभ किया। दूसरी बात वो कहते हैं कि उदात्त भाषा का तत्वों की सिद्धि नहीं है, वरन रचना के समूचे ताने बाने पर आधारित दुसाध्य उपलब्धि है। तीसरा कहते हैं कि प्रकृति ही सृजन शक्ति का मूल होता है। कला इस प्रकृति के सौंदर्य का ही रूप है।
दूसरी बात कहते हैं, प्रकृति अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सजग और सक्रिय रहती है। फिर वे कहते हैं कि उदात्त के 5 उद्गम स्रोत हैं। उदात्त निसर्गजात प्रतिभा है, आपके अंदर से ही निकलती है, उत्पाद्य नहीं है। फिर वे कहते हैं, अपने पूर्ववर्ती महान कवियों और लेखकों का अनुकरण तथा उनसे स्पर्धा, इस कारण से लोग आगे पहुंच जाते हैं। लॉन्जाइनस प्लेटो और अरस्तु के निकट आ जाते हैं। इस प्रकार से उनका जो काव्य लक्षण को परिभाषित करना पड़े तो कहते हैं कि उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। अरस्तु से प्रभावित होकर यूरोप के और भी परवर्ती आचार्यों ने प्रकृति और अनुकरण को काव्य लक्षण में अनिवार्य महत्व दिया। जैसे ड्राइडन ने काव्य लक्षण किया, उनका कहना था कि काव्य भावपूर्ण तथा छंदोबद्ध भाषा में प्रकृति का अनुकरण है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ है समग्र जीवन की समीक्षा। इस प्रकार से मैथ्यू आर्नोल्ड का काव्य लक्षण अतिव्याप्ति दोष के साथ पारिभाषिक शब्दावली से बोझिल है। क्रिटिसिज्म या आलोचना या समीक्षा, ये अनुकरण की अंतर्छाया लिए हुए ही है। काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य, इनके अंतर्गत काव्य के राग तत्व, कल्पना तत्व को ही स्थान मिलता है। काव्य सत्य विज्ञान का सत्य न होकर कला का राग है। मानव हृदय का भावना अनुभूति का सत्य है। काव्य सौंदर्य से तात्पर्य क्या है कि वस्तु और रूप, विषय और अभिव्यंजना के सामंजस्य पर बल, उदात्तता, संयम, परिष्कार और सांस्कृतिक उन्नयन की शक्ति से ही सौंदर्य की रम्यता और दीप्ति आती है। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ, जो 1770 से लेकर 1850 तक के समय में रहे, उन्होंने कविता से संबंधित पूर्ववर्ती सिद्धांत वाक्यों को अस्वीकार किया और कहा कि कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। शांत अवस्था में भाव के स्मरण से उसका उद्भव होता है। वर्ड्सवर्थ की काव्य परिभाषा, कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है, स्वच्छंदतावादी प्रकृति का सहज प्रतिफलन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह काव्य की परिभाषा न होकर एक प्रकार से काव्य का भेद या प्रगीत काव्य तक सीमित परिभाषा है। इसके भीतर प्रबंध काव्य समाहित नहीं हो पाता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जैव सिद्धांत को काव्य संबंधी अपनी धारणा में स्थान दिया। कॉलरिज ने कहा कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक घटक खंड से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। मतलब, a poem is that species of composition which is opposed to works of science by proposing for its immediate object pleasure। तो कविता की इस परिभाषा में काव्य का मूल प्रयोजन आनंद कहा गया है, सत्य नहीं। सत्य का समर्थन करने वाली परंपरा का खंडन करते हुए
कॉलरिज आनंद को काव्य का चरम प्रयोजन मानते हैं। यही आइए रिचर्ड्स भी कहते हैं कि कलात्मक परितोष। शैली ने भी सामान्यतः कविता को कल्पना की अभिव्यक्ति माना है। शैली से एक कदम और आगे बढ़कर ली हंट ने कहा कि कल्पनात्मक आवेग का नाम कविता है। स्वच्छंदतावादी कवि आलोचकों ने कल्पना की महिमा स्थापित करते हुए काव्य को आत्माभिव्यक्ति माना। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सभी ने काव्य में वस्तु तत्व की अपेक्षा भाव पक्ष को प्रधानता दी। आइए रिचर्ड्स ने माना कि काव्य अनुभूति है, जीवनानुभूति है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने कविता की परिभाषा पर विचार किया है। रिचर्ड्स केवल अनुभूति को कविता मानते हैं। इसी तर्क से वे कविता की परिभाषा अनुभूति के आधार पर मानते हैं। कविता अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता में भिन्न होती हुई भी किसी विशेषता के एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती। इस तरह से रिचर्ड्स की इस परिभाषा को विद्वानों ने बहुत ही दुरूह और अस्पष्ट कहा है। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत में काव्य पाठक पर ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसी तरह से टी.एस. इलियट ने काव्य चिंतन में एंटी रोमांटिक रवैया अपनाते हुए कहा कि रचनाकार जितना ही उत्कृष्ट होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर भी उतना ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि कविता या कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है। वह तो अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है, जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। इसी तरह पश्चिम में कविता क्या है, इस पर हमेशा मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी कला कला के लिए कहते हैं, कला जीवन के लिए। ये दो तरह से ग्रुप में बढ़ जाते हैं। नई समीक्षा, नई क्रिटिसिज्म स्कूल के विद्वानों ने अपने अपने निष्कर्ष के अनुसार कहा कि कविता एक शाब्दिक निर्मित है, अर्थात कविता शब्द है, और अंत में यही बात बचती है कि कविता शब्द है। कविता को शब्द भारतीय काव्यशास्त्र में हम देखते हैं कि शब्द में या अर्थ में है या दोनों में है। इस विवाद में ज्यादातर आचार्यों ने शब्द परंपरा का ही समर्थन किया है। अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस आदि ये शब्द आज पुराने लगते हैं। यहाँ तक कि रस भी अब कविता के लिए आवश्यक नहीं रहा। कविता कभी हृदय की मुक्तावस्था भी रही है, लेकिन वह आज हृदय से ज्यादा बुद्धि प्रेरित है। उसे हम बुद्धि की मुक्तावस्था कह सकते हैं। आज कविता हमारा चैन तोड़ देती है। शब्द और अर्थ का तनाव सृजन के नए अर्थ, सौंदर्य और अर्थ संदर्भ को जन्म देता है। वस्तु और रूप के बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, और रिश्ता काव्य की समग्रता, अखंडता, अन्विति की अंतर योजना पर केंद्रित है। इस तरह से रमणी जैसी बातें आज अभी दूर हो गई हैं, और काव्य लक्षण का पूरा रूप जो है पश्चिम के आचार्यों ने भी शब्द और अर्थ की महिमा को पहचाना और महत्व दिया, क्योंकि भारतीय आचार्यों ने भी शब्दार्थ की महिमा को बहुत गहराई से चिंतन नहीं किया था, लेकिन आज जो पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर बहुत गहराई से अध्ययन किया। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।